नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। पंजाब चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। कांग्रेस ने 86 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। चमकौर साहिब एससी से चुनाव लड़ेंगे सीएम चन्नी। उधर अमृतसर पूर्व से चुनाव लड़ेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। मनसा के सिंगर से सिद्धू मूसेवाला को टिकट दिया गया है। कादियान से प्रताप सिंह बाजवा को टिकट दिया गया है। उधर सोनू सूद की बहन मालविका सूद मोगा से चुनाव लड़ने वाली हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है। कांग्रेस ने यहां 86 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, यहां पर चमकौर साहिब एससी से चुनाव लड़ने वाले हैं सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। अमृतसर पूर्व से चुनाव लड़ने वाले हैं नवजोत सिंह सिद्धू। वहीं मनसा से सिंगर सिद्धू मूसेवाला को टिकट दिया गया है। कादियान से प्रताप सिंह बाजवा को टिकट दिया गया है। सोनू सूद की बहन मालविका सूद मोगा से चुनाव लड़ने वाली हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब में आपको पता है आने वाले 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, उसमें पंजाब में एक चरण में चुनाव होगा। कुल मिलाकर 117 सीटें हैं, जिनमें से 86 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा की जा चुकी है और आज ये घोषणा की गई है। ऐसे में फिलहाल जो प्रमुख सीटें हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। किस सीट से कौन चुनाव लड़ने वाला है, ये देखिए, ये पूरी लिस्ट है। तो अमृतसर पूर्व से चुनाव लड़ेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। तो अमृतसर पूर्व से चुनाव लड़ेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। मनसा से सिंगर मूसेवाला को टिकट दिया गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि कादियान से प्रताप सिंह बाजवा को टिकट दिया है। सोनू सूद की बहन मालविका सूद अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुई थी और ऐसे में उन्हें मोगा सीट से चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार सीटों की घोषणा की जा रही है। आज बीजेपी ने भी सीटों की घोषणा कर दी है और ऐसे में पंजाब की अगर बात कर लें तो यहां पर भी कांग्रेस ने अपने 86 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। चमकौर साहिब से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव लड़ने वाले हैं। अमृतसर पूर्व से चुनाव लड़ेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। हालांकि अगर मुख्यमंत्री के तौर पर बात कर लें तो प्रबल दावेदारी नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से लगातार की जा रही है और ये साफ भी कर चुके हैं कि आला कमान नहीं तय करेंगे कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बात जनता तय करेगी। साफ तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू इस बात को साफ कर चुके हैं। मेडिकल कॉलेज में RT-PCR के ही 10,000 टेस्ट पर दिन करने की क्षमता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अलग व्यवस्था है। इसके अलावा एंटीजन टेस्ट भी पर्याप्त मात्रा में, किट पर्याप्त मात्रा में हर जनपद को उपलब्ध कराए गए हैं। जिस प्रदेश में कोरोना आने के पहले, यानी उस दौरान जब मार्च 2020 में कोरोना का पहला मामला आया था, उस समय एक भी टेस्ट करने की क्षमता नहीं थी। आज वही प्रदेश 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हासिल कर चुका है। हमारे पास 1,80,000 बेड्स मौजूद हैं, जहां पर हम लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के कोरोना से जुड़े हुए मरीजों का सफलतापूर्वक उपचार कर सकते हैं। सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई थी और भारत सरकार के सहयोग से इस दौरान भारतीय वायुसेना, भारतीय रेल और टैंकर के माध्यम से हम लोगों ने ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रत्येक जनपद को की थी, हर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल को की थी। आज हमारे पास 558 ऑक्सीजन प्लांट प्रदेश में मौजूद हैं, जहां से हम लोग ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रदेश को सफलता प्राप्त हुई है।
सेकेंड वेव में मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। प्रथम वेव की तुलना में सेकेंड वेव में संक्रमण भी तीव्र था। लेकिन इसके बाद भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन का जो उदाहरण प्रस्तुत किया, हमारे साहब ने पहले चरण से ही ये चुनौती थी। पहले चरण में कोरोना प्रबंधन के दौरान लॉकडाउन प्रारंभ होते ही प्रवासी कामगार और श्रमिक बहुत बड़ी मात्रा में अपने अपने गांव और घर के लिए आने लग गए। स्वाभाविक रूप से उनके साथ इन्फेक्शन भी आता, उसको प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया गया। सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन के साथ साथ तमाम यानी जिस तीव्रता के साथ संक्रमण फैल रहा था, उस तीव्रता को भी ध्यान में रख करके हम लोगों ने उस दौरान निगरानी समितियां एक्टिव की थी। 72,000 निगरानी समिति हर ग्राम पंचायत में और हर वार्ड में। हर निगरानी समिति में 10 से 12 सदस्य हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान और शहरी क्षेत्र में पार्षद इस टीम की अध्यक्षता करता है। डोर टू डोर सर्वे करना, हर संदिग्ध व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध कराना, अगले 24 घंटे के अंदर उनका रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा टेस्ट करना, और फिर अगर वह व्यक्ति लक्षण युक्त है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना। अगर लक्षण युक्त नहीं है और कोई सामान्य स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहा है तो उनके लिए होम आइसोलेशन की व्यवस्था करना। इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर से प्रत्येक जनपद से उन जनपद से जुड़े हुए कोविड पॉजिटिव पेशेंट की मॉनिटरिंग करना, उन तक दवा पहुंची कि नहीं पहुंची, उनकी ऑक्सीजन लेवल क्या है, इन सब की निरंतर जांच हो रही थी। फर्स्ट और सेकंड वेव के अनुभव का लाभ लेकर के हम लोगों ने थर्ड वेव को प्रदेश के अंदर रोका। इस थर्ड वेव के बारे में आशंका थी कि अगस्त सितंबर 2021 में ये वेव आएगी, लेकिन 6 महीने तक कंट्रोल रहा। लेकिन एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के रूप में आया है। मेरी पूरे प्रदेश वासियों से अपील होगी कि इस वेरिएंट से घबराने और भागने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ, बीमारी जरूर है। इससे सतर्कता और सावधानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सतर्कता और सावधानी के साथ ही हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं, और इस दृष्टि से हम लोग कोरोना के लिए जो प्रोटोकॉल बनाया गया है उसका पालन जरूर करें। वर्तमान में प्रदेश के अंदर जो पॉजिटिविटी रेट है आज की जो है वो 6% है, और प्रदेश के अंदर जितने भी कोविड पॉजिटिव उनमें से 99% से अधिक मामलों की उपचार होम आइसोलेशन में हो रहा है। घर पर ही लोग अपना उपचार कर रहे हैं। सामान्य लक्षण है और उनको मेडिसिन किट उपलब्ध कराई गई है। हमारी कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से डॉक्टरों की एक टीम निरंतर उनकी समीक्षा भी कर रही है, उनकी जांच पड़ताल भी कर रही है। गोरखपुर की मैं बात करूं तो गोरखपुर में अब तक 2241 मामले कुल एक्टिव केस हैं, यानी 2241 एक्टिव केस गोरखपुर में हैं। इसमें से मात्र 12 जो कोविड पॉजिटिव है वो हॉस्पिटल में है, यानी 0.5% मामले ही हॉस्पिटल में हैं। बाकी से सभी लोग अपने घरों में उपचार करा रहे हैं। उनसे लगातार संवाद बना करके उनका हालचाल लिया जा रहा है। सेकेंड वेव में एक चीज देखने को मिला था कि कोविड पॉजिटिव को नेगेटिव होने में 15 दिन से लेकर के 1 महीने का समय लग जा रहा था। जिनके लंग्स ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे थे उनके लिए और भी एक क्रिटिकल हो जाता था। पोस्ट कोविड इफेक्ट भी देखने को मिला था, कुछ कॉम्प्लिकेशंस उसके साथ भी देखने को मिले थे। लेकिन थर्ड वेव में ऐसा नहीं, एक सामान्य वायरल फीवर जैसा है, लेकिन सतर्कता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। इस दृष्टि से हम लोगों को इस महामारी के खिलाफ भारत सरकार के द्वारा, राज्य शासन के द्वारा जो
गाइडलाइन तय की गई है उसका पालन हर व्यक्ति अगर करेगा तो हम इस सदी की सबसे बड़ी महामारी वायरस कमजोर हो रहा है। अब ये ट्रेंड देखने को मिला है। आज इसीलिए मैंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी किया है। हर एक जनपद में जाकर के हम लोग थर्ड वेव से भी सफलतापूर्वक सामना करके जन जीवन और जीविका दोनों को बचाने की कार्रवाई को सफलतापूर्वक कर सकें। आज इसीलिए मैंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इन सभी चीजों का निरीक्षण किया है। यहाँ पर कुल 20 पेशेंट यहाँ पर हैं, जिनमें से 12 गोरखपुर के हैं, शेष अन्य जनपदों के हैं और या बिहार और नेपाल से जुड़े हुए हैं। उनका उपचार यहाँ पर चल रहा है। 10,000 टेस्ट करने की क्षमता के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज की जो लेवल 3 कोविड जांच की लैब है उसके माध्यम से करने की क्षमता है। और तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कोविड की स्थिति जिस तरह से बद से बदतर होती जा रही है, ऐसे में तमाम चीजों का, तमाम हालातों का उन्होंने जायजा लिया और खुद जाकर देखा कि अस्पताल में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और ये बताया कि लगभग 10,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जा रहे हैं और इतनी क्षमता है बीआरडी मेडिकल कॉलेज की। चलिए रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। पंजाब चुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। कांग्रेस ने 86 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। चमकौर साहिब एससी से चुनाव लड़ेंगे सीएम चन्नी। इधर अमृतसर पूर्व से चुनाव लड़ने वाले हैं नवजोत सिंह सिद्धू। मनसा से सिंगर सिद्धू मूसेवाला को टिकट दिया गया है। कादियान से प्रताप सिंह बाजवा को टिकट दिया गया है। सोनू सूद की बहन मालविका सूद। कुलवीर दीवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलवीर, अगर कहा जाए तो 117 में से 86 सीटों पर उम्मीदवार घोषणा कर दी गई है, यानी आधे पत्ते, फिलहाल कहा जा सकता है कि आधे से ज्यादा पत्ते खोल दिए हैं कांग्रेस ने पंजाब में अपने उम्मीदवारों के। बिल्कुल कहा जा सकता है, आधे से ज्यादा पत्ते भी खोल दिए हैं और खास तौर पर जो बड़े चेहरे वो भी सामने आती हैं। और संभावना नहीं थी कि आज रणजीत सिंह चन्नी या फिर नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नाम जो है वो पहली लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हो गया है कि कांग्रेस ने ये फैसला किया है कि रणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री उनको भी मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू, ये तमाम बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के जो पहली सूची में जिनका नाम आता है। और यदि इस सूची पर गौर करें तो कैबिनेट से मिनिस्टर नहीं है, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह समय के रहे हों, साधु सिंह धर्मपुर नाम शामिल है, सुंदर श्याम अरोड़ा नाम शामिल है। तो इस तरह के चेहरे भी जो है उनको भी जरूरत दी गई है, यानी कि तालमेल जो है वो इसलिए बिठाने की कोशिश की है ताकि कैप्टन के नजदीकी जिन लोगों को समझा जा रहा था, काफी करीब जिनको समझा जा रहा था, उनको भी छिटकने से बचा लिया जाए, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि एक बड़ा नुकसान जो है। और खास बात ये भी है कि आम आदमी पार्टी की रुपिंदर कौर भी उनको टिकट दिया गया है। आम आदमी पार्टी छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हुई थी, आम आदमी पार्टी से विधायक थी वो, लेकिन उनको ही कांग्रेस ने टिकट दिया है। सिद्धू मूसेवाला जो है उनका नाम भी, हालांकि काफी मंथन हुआ क्योंकि कुछ लोग जो है विरोध कर रहे थे खासतौर पर चन्नी और बाकी ये खबरें मेरे विरोध किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, यकीनन कुछ सीटों पर विरोध था और फिलहाल अगर पंजाब में बात कर लें तो कांग्रेस किसी भी तरह का विरोध जो है वो नहीं चाहेगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए जसवीर। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट स्टार्टअप इंडिया के 6 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 150 से अधिक स्टार्टअप कारोबारियों से, उद्यमियों से बातचीत की। इसका पूरा फोकस इनोवेशन में रहा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि देश में हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप उद्यमियों के साथ संवाद के दौरान यह ऐलान किया कि इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत सारी बधाइयां जो स्टार्टअप की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। स्टार्टअप का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। देश के उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं।
स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला भी किया गया है। साथियों, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक बीते साल की सफलताओं को सेलिब्रेट करने का भी है और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने का भी है। इस दशक को भारत का टेकेड कहा जाता है। इस दशक में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार जो बड़े पैमाने पर बदलाव कर रही है, उसके 3 अहम पहलू हैं। पहला, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को सरकारी प्रक्रियाओं के जाल से, ब्यूरोक्रेटिक साइलोज से मुक्त कराना। दूसरा, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का निर्माण करना। और तीसरा, युवा इनोवेटर्स, युवा उद्यम की हैंड होल्डिंग भी करना। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे प्रोग्राम ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 150 से अधिक स्टार्टअप उद्यमियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने 22 साल के युवा स्टार्टअप कारोबारी सागर राय से भी बातचीत की। सागर राय ने 2019 में स्टार्टअप के तहत केवी स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की और आज बिजनेस के क्षेत्र में नाम कमाया है। सागर राय ने अपने स्टार्टअप के तहत 36 लोगों को रोजगार दिया है और युवाओं के लिए एक मिसाल बने हैं। आज हमारे बीच खुद युवा बिजनेसमैन सागर राय हैं, उनसे जानते हैं स्टार्टअप मंत्र। तो सागर, आपके पास आना चाहेंगे। बहुत स्वागत है आपका हमारे पास, न्यूज़ इंडिया से आप जुड़ रहे हैं। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, इतनी कम उम्र में जिस दौरान एक युवा जो है वो खुद चाहता है कि उसको रोजगार मिल जाए, आप 36 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। कुछ बताएं हमें कि किस तरह से, क्योंकि स्टार्टअप योजना देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट था और अब आप उसमें एक अच्छा खासा नाम कमा रहे हैं और आज प्रधानमंत्री से आपकी बातचीत भी हुई। जी, पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा न्यूज़ इंडिया 24/7 की टीम का कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया अपनी बात और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और मेरे लिए आज का दिन एक ड्रीम कम ट्रू जैसा था जब हमने प्रधानमंत्री जी के साथ इंटरेक्शन किया और अपनी रिकमेंडेशन हम रख पाए स्टार्टअप पॉलिसीज़ को से लेके। एंड प्रधानमंत्री जी की सोच सुन के और उनके बारे में जो भी उनकी राय है इन रिकमेंडेशंस को लेके और उनका जो इनपुट हमें मिला वो काफ़ी लाभदायक था हमारे लिए। और जैसा भी मेरी जर्नी रही है अभी तक, जो पोर्टल बना है स्टार्टअप इंडिया पोर्टल, वो उसने जो इकोसिस्टम क्रिएट किया है हर एक स्टेक होल्डर्स को स्टार्टअप के जोड़ने के लिए, फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल, इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स, मेंटर्स, तो ये पूरी की पूरी सोच प्रधानमंत्री जी की है। और 2016 से किसी भी स्टार्टअप को, किसी भी एंटरप्रेन्योर को अपना पैशन फॉलो करने के लिए बहुत लाभ मिला है उस पोर्टल से और उनकी सोच से। सागर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि स्टार्टअप योजना के तहत किस तरह से सरकार से आपको मदद मिली और किस तरह से आज इतनी कम उम्र में आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये खुद में एक गर्व की बात है। कैसे आपको सरकार से मदद मिलती है ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं, जो हम लोगों को सुन रहे हैं, वो भी ये जान पाएं कि किस तरह से इस योजना का युवाओं को लाभ मिल रहा है। तो पोर्टल्स हैं, स्टेट लेवल्स पे पॉलिसीज़ हैं और नेशनल लेवल पे पॉलिसी है। जैसे मेरा स्टार्टअप जो है वाराणसी से है, यूपी से, तो यूपी स्टार्टअप पॉलिसीज़ हैं, उनको अवेल करने से पहले आपको स्टार्टअप इंडिया से रिकॉग्निशन लेना चाहिए और लेना पड़ेगा। और स्टार्टअप इंडिया से रिकॉग्निशन लेने के बाद पॉलिसीज़ हैं, मल्टीपल पॉलिसीज़ हैं, चैलेंजेस हैं, इवेंट्स हैं जो स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए होते रहते हैं।
आपको 2 टाइप के टैक्स एग्जम्पशन मिलते हैं, फॉर्म 80 ISE एंड फॉर्म 56। एंड यूपी स्टार्टअप रिकॉग्निशंस में ग्रांट्स हैं स्टेट लेवल पे जो स्टार्टअप को हेल्प करने के लिए मिलते हैं, जैसे सस्टेनेंस अलाउंस है, मार्केटिंग ग्रांट्स है, मार्केटिंग सपोर्ट है जो गवर्नमेंट देती है। और इस टाइप के सपोर्ट हर एक स्टार्टअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं इनिशियल लेवल पे अपना वेंचर, अपनी आइडिया को ग्रो करने के लिए, एक प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए और उसको मार्केट में कमर्शियलाइज करने के लिए। जी, अगर हम बात कर लें चैलेंजेस की, देखिए किसी भी काम को जब हम शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, तो इन चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं सागर राय? तो अगर आप अपने पैशन के अराउंड अपना बिजनेस जब ग्रो करते हैं तो कोई भी चैलेंज आपको इतना बड़ा नहीं लगता है, क्योंकि आप उस चीज़ को लेके पैशनेट हैं। तो मैं यहाँ पे जितने भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोग सुन पा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर सुन पा रहे हैं, तब अगर आप अपने पैशन के अराउंड अपनी बिजनेस अगर ग्रो करेंगे तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। तो उसी वजह से मेरे को एक बूस्टअप मिला। आई वॉज पैशनेट इनटू स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स की वजह से ही मैंने ये वेंचर ग्रो किया। जो भी चैलेंजेस आए मेरे को अपनी स्पोर्टिंग जर्नी परस्यू करने में, उसके अराउंड ये वेंचर हमने ग्रो किया है। और इससे हम काफ़ी एथलीट्स को, काफ़ी कोचेस को, काफ़ी एकेडमीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड कर पा रहे हैं और मैं और इसको बढ़ाना चाहता हूं। और आज ही हमने जो बात की है, रिकमेंडेशन जो हमारे वेंचर ने दिया था वो लोकल टू ग्लोबल था। तो हम इस बिज़नेस को लेके ग्लोबल जाना चाहते हैं और उसी पे हम काम कर रहे हैं अभी। सागर, अगर हम केवी स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की बात कर लें जिसकी शुरुआत आपने की है, इसके बारे में कुछ बताइए कि किस तरह से आप लोग काम करते हैं, किस तरह से, क्योंकि आपने बताया कि आप स्पोर्ट्स के लिए भी पैशनेट रहे हैं, तो यकीनन स्पोर्ट्स की फील्ड में आपका ये जो लिमिटेड है ये बहुत सारा काम कर रहा होगा। किस तरह से काम होता है, क्या है ये केवी स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड? तो जब मेरे को ये आइडिया आया था, आई वॉज इन फाइनल ईयर ऑफ माई कॉलेज, और जब मेरे को आइडिया आया था तब मैंने सोचा था कि इसका नाम क्या रखेंगे। तो कीवी का नाम पड़ा है खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया से। ये टैगलाइन हमें खुद ही जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे राज्यवर्धन सिंह राठौर सर, उनकी टैगलाइन थी, मोदी जी की टैगलाइन थी। तो ये वहाँ से हमने इस टैगलाइन पे हमने एक कंपनी का नाम रखा कीवी स्पोर्ट्स। और ये जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी तो हम एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं स्पोर्ट्स के अराउंड। तो इसमें हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एथलीट्स को, एकेडमीज़ को, कोचेस को, स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट को, स्पोर्ट्स फैंस को एक एंगेजमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिसमें जो भी उनकी नीड्स और सर्विसेज है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके वो सर्विसेज, वो नीड्स, वो रिक्वायरमेंट अपनी फुलफिल कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। अगर हम सागर बात कर लें तो क्या आपकी जो स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है ये सिर्फ एथलेटिक्स तक ही लिमिटेड है या फिर इसके अलावा जो बाकी के स्पोर्ट्स हैं उन पर भी फोकस किया जाता है? क्योंकि स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, उसमें मार्शल आर्ट्स भी आते हैं, उसमें जिम्नास्टिक्स भी आते हैं, उसमें एथलीट्स भी आते हैं। एथलीट्स के लिए आप काम कर ही रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे। और अगर हम एथलेटिक्स की बात करते हैं तो देखिए, क्योंकि आप स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहे हैं और मैं खुद स्पोर्ट्स में रही हूं, तो एथलेटिक्स सिर्फ दौड़ने तक सीमित नहीं है, उसमें अलग अलग चीजें होती हैं, उसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप और बहुत सारे उसके इवेंट्स होते हैं। तो आपका ये जो वेंचर है ये किस किस एरिया को कवर करता है? हम सारे स्पोर्ट्स को कवर करते हैं। हम 106 एथलीट्स को अभी मैनेज कर रहे हैं जो विभिन्न स्पोर्ट्स में हैं। सारे स्पोर्ट्स हमने कवर किए हैं और ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं रखा है हमने। जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो कॉमन है, जितने भी स्टेक होल्डर्स है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में उनको कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्क करने के लिए हमने अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है और ये हम कर पा रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। जो भी हमारा मोटिव है इस चीज़ को लेके, उससे लोग यूज़ कर पा रहे हैं, उससे बेनिफिट ले पा रहे हैं और हम सस्टेन कर पा रहे हैं इसी वजह से। सागर, देखिए बहुत सारी बातें आपने बताई, आखिर में एक सवाल और कि सरकार की ओर से ये जो योजना चलाई गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है और खास तौर पर अगर हम युवाओं को बात कर लें तो युवाओं के लिए बहुत एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है। इसे आप किस तरह से देखते हैं और जो लोग हैं, खासकर जो युवा हैं, वो आपसे प्रेरित हो भी रहे हैं और आगे भी वो प्रेरित होकर अपना ही एक काम कर पाए? जैसे हम आपके नाम के आगे देख रहे हैं सागर राय एंड CEO। इस वक्त एक युवा की अगर बात कर लें तो वो चाहता है कि उसे एक छोटी सी जॉब मिल जाए और ऐसे में आप CEO बने हुए हैं। किस तरह से आप उन्हें मोटिवेट करना चाहेंगे इस योजना को लेकर? तो गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री जी ने जब से वो पावर में आए हैं 2016 के बाद, जो भी उनकी सोच रही है बिजनेस
ईज़ ऑफ बिजनेस करने के लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल है। बहुत दिक्कत आती है कि बहुत लोग इस पॉलिसी से रिलेटेड साउंड नहीं होते, उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें करना क्या है क्या नहीं करना है। तो मैं उन्हें बोलना चाहूँगा कि अपने नियर बाय कोई भी गवर्नमेंट इंक्यूबेटर है उस वहाँ जाए, वहाँ कनेक्ट करें और जाने कि क्या क्या पॉलिसीज़ हैं जिनसे वो बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद उनका जो भी वेंचर है, जो भी आइडिया है, उसको वैलिडेट करवाएं किसी ना किसी मेंटर से, मेंटी से। उनसे भी वो स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे जाके कनेक्ट कर सकते हैं। और स्टार्टअप इंडिया पोर्टल आप एक्सप्लोर करें, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़फुल हैं। पूरा जो पोर्टल है वही स्टार्टअप्स के लिए बनाया गया है। जितने भी कंपनीज़ में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी लोग हैं, उनके लिए वो प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो वहाँ पे पॉलिसीज से रिलेटेड, स्टेट पॉलिसीज से रिलेटेड, गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट चैलेंजेस, कितने भी कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं स्टार्टअप से रिलेटेड, वो सबकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे है। आप रजिस्टर कीजिए, आप उन्हें अवेल कीजिए और ये ज़रूर आपके वेंचर ग्रोथ में हेल्प करेगी आपको। बिल्कुल, और इससे बहुत सारी मदद भी मिलेगी। बहुत शुक्रिया सागर हमसे बात करने के लिए।